जय हिंद दोस्तों। पहले आपके लिए एक शेर अर्ज करते हैं दोस्तों। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सा शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सा शाम होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? मैं खुद बदनाम होऊंगा, पहले तो नाम होने दो। आइए दोस्तों, इसी के साथ आज हम बीपीएससी एडीओ का सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। इस किताब में दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, आग लगाने वाला क्वेश्चन है, तो एक बार जरूर मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपसे एक ही निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? बताइएगा दोस्तों। तो महासागरीय धाराएं करता है, सनातन पवने, जल स्थल और असमान वितरण, यानी 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस देशों तक देखा जा सकता है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सबसे ऊंची चोटी बताइएगा कौन है दोस्तों? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो ये सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका का। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो यह जो है क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सेकंड नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेट बियर और ग्रेट स्लैव झील किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बियर और ग्रेट स्लैव झील जो है कनाडा में स्थित है। ठीक है। एक है दोस्तों विनिपेग झील, विनिपेग झील, अथाबास्का झील, अथाबास्का झील। एक झील और है दोस्तों रेंडियर झील। ठीक है, रेंडियर झील। ये सभी कहाँ स्थित है? कनाडा में ही स्थित है। ठीक है। रूस की बात करते हैं तो यहाँ पर बैकाल झील, बैकाल झील है, लडोगा झील है। ठीक है, लडोगा झील। और एक है दोस्तों ओनेगा झील, ये सभी रूस में स्थित है। अच्छा, यूएसए की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ईरी झील है और सुपीरियर झील है, और कौन दोस्तों? एक हुर्रन झील है। ये तीनों कहाँ? यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 4, माउंट हेरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो माउंट हेरियट जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में। उत्तरी अंडमान की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर कोको चैनल है, सॉरी कोको चैनल, याद रखिएगा। और यहाँ पर और है दोस्तों सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। अच्छा, अंडमान और निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 5, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कहता है बराक, सुबनसिरी और बराक, लोहित, एक है सुबनसिरी। कहता है उपयुक्त में से कौन सी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो एक लोहित और सुबनसिरी, ये दो नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है। और ये दोनों जो है, ये दोनों जो है किसका सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र का और भी सहायक नदी दोस्तों, जैसे में हम कह सकते हैं मानस है, मानस, कमेंग हो जाएगा, दिहांग हो जाएगा। ठीक है, और एक धनश्री हो जाएगा, सुबनश्री हो जाएगा। ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। अच्छा, इसमें जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन है दोस्तों, 46.8% है। ठीक है। इसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा 27.72%, और एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 8.13% है, और लोहा की बात करते हैं दोस्तों 5% लोहा है। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण हुआ है, ये सही है। कहता है इस चट्टान से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी सही है।
इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कह रहा है दोस्तों मिलान करना है, ठीक है। तो झेलम का उद्गम स्थान बैरीनाग झरना है, सतलज का उद्गम स्थान दोस्तों राक्षस ताल झील है, और ब्यास का ब्यास कुंड है, और रावी का जो है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। निम्नलिखित विशेषताओं किस नदी के संदर्भ में कही गई है, ठीक है। तो यह ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पड़ता है। कहता है यह किसका जो है विशेषता है, तो यह कावेरी की विशेषता है, ठीक है। क्योंकि कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। और सहायक नदी की बात करते हैं तो हेमावती, अकरबती और सुवर्णवती, ये सभी जो है कावेरी के सहायक नदी है, ठीक है। कावेरी नदी पर ही दोस्तों एक कृष्णराज सागर बांध है, ठीक है। कृष्णराज सागर बांध है, एक मैटूर बांध है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे मैटूर बांध है। ये दोनों कावेरी नदी पर ही स्थित है। अच्छा, कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर से होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से जो है इसका उद्गम स्थान है। अगर इसका सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक भीमा हो जाएगा, और घाटप्रभा हो जाएगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है, तुंगभद्रा, मूसी, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सभी जो है कृष्णा के सहायक नदी है। अच्छा, गोदावरी की बात करते हैं दोस्तों, यह दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यानी ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर के निकट ब्रह्मागिरी पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है। अगर इसका सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इंद्रावती, इंद्रावती, पूर्णा, सबरी, ठीक है, मजिरा, एक है प्रवरा, ये सभी क्या है दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। असत्य कथन को चुनना है। कहता है घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है, ये बिल्कुल सही है। घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक है, ये भी सही है। स्थैतिक घर्षण सममुन्नत की अपेक्षित गति का विरोध करता है, और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। कहता है 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है, वह जो है विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ 10 वोल्ट की स्रोत से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव क्या होगा, तो इसको निकालना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, टोटल प्रतिरोध कितना हो रहा दोस्तों, टोटल प्रतिरोध आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग जानते होंगे दोस्तों, आई बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल यानी ई, अब बटा में क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध मतलब आर हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल कितना है दोस्तों, 10 है, तो 10 अब बटा में समतुल्य प्रतिरोध कितना आया है, 9, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 1.11 एम्पियर आ जाएगा। तो पहला प्रतिरोध दिया हुआ है 2 ओम, तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, 1.11 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2.22 हो जाएगा, 2.22 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 3 से गुना कीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए f है। यदि बैगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। जब किसी द्रव को ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो इसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 यानी बल अनुपात 3:5 के अनुपात में है, उसकी लंबाई क्रमशः 5:3:1 के अनुपात में है, तो उसके प्रतिरोध के अनुपात निकालना है। प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध आर बराबर होता है I² अब बटा में यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है तो एम हो जाएगा,
ठीक है। तो आई स्क्वायर जो है यानी अच्छा ये बताइए, तो ये किसी भी तार का प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई दिया हुआ 5 3 1, तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 5 के स्क्वायर अब बटा में m का मान पहला 1 हो जाएगा, रेशियो फिर 3 के स्क्वायर, ठीक है, अब बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में 5 हो जाएगा। इसको आप हल कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा 25 रेशियो 3 रेशियो कितना हो जाएगा 1/5, यानी 125 हो जाएगा। और रेशियो में 15 रेशियो में 1, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा हो तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त आकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? क्या करेगा अनुभव? तो तरंगदैर्घ्य में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम जो है भी और बी के एक ही दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, भी और बी परस्पर लंबवत होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भी और बी जो है परस्पर लंबवत होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ओरलॉन किस एकलक का बहुलक है? ओरलॉन जो है, ओरलॉन किसका बहुलक है दोस्तों? तो बिनाइल बिनाइल साइनाइड का बहुलक है। बिनाइल साइनाइड का बहुलक है ओरलॉन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि हीट एंड ट्रायल विधि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? किसका द्रव्यमान होगा दोस्तों? तो इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन में दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी H2O के 10 मोल का द्रव्यमान। जरा इसको निकाल के देखते हैं दोस्तों। H2O मतलब हाइड्रोजन का जो परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है यानी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है दोस्तों परमाणु भार 16, ठीक है, तो 16 हो जाएगा। 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, यानी 1 ग्राम यानी 1 मोल में जो है कितना आता है दोस्तों 18, ठीक है। यहाँ पर टोटल 10 मोल दिया हुआ था, 10 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 180 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 180 ग्राम हो जाएगा। अच्छा इसका निकालते हैं दोस्तों। कैल्शियम का कितना होता है दोस्तों? देखिएगा, कैल्शियम का होता है दोस्तों 20, तो 20 का हो जाएगा द्रव्यमान संख्या 40 हो जाएगा। अब प्लस में कार्बन का हो जाएगा द्रव्यमान संख्या 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन का 16 या 48। इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा मात्र 100 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे अधिक द्रव्यमान आ रहा है 180 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। एवोगाड्रो संख्या क्या है? एवोगाड्रो संख्या क्या है दोस्तों? कहता तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। ये बिल्कुल सही है। एनटीपी पर मिलीलीटर की संख्या जो गैसीय पदार्थों की 1 मोल द्वारा धारित की जाती है, सही है। एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या, ये भी सही दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। अंतर हाइड्रोजन यौगिक CIF3, BRF3, IF7, IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम क्या है? इसका सही घटता क्रम की बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CIF3, BRF3, IF7, IF5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ समीकरण दिया हो दोस्तों, कहता है यह समीकरण जो है कौन सा, इसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों 3-मेथिल 2-पेंटीन, ठीक है, 3-मेथिल 2-पेंटीन इस समीकरण का नाम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है दोस्तों? वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे उत्तक कहते हैं, ठीक है। उत्तक का अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उत्तक का प्रयोग जो है बीसेट ने किया था, याद रखिएगा बीसेट ने किया था उत्तक का प्रयोग। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के कपाल में जो है टोटल 22 अस्थियां होती है, ठीक है। मनुष्य के कपाल में टोटल जो है 22 अस्थियां होती है, जिसमें कि 14 जो है चेहरा में होता है और 8 जो है किस में होता है दोस्तों? कपाल के हड्डी में होता है। इस तरह से 22 अस्थियां होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? वे कौन सा पदार्थ है दोस्तों? उसे
चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जानते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाइसोसोम को दोस्तों इसे आत्महत्या का थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। गाल्जी उपकरण के बारे में बात करें दोस्तों तो यह एक सरल कार्बनिक पदार्थों को एकत्रित कर जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है, ठीक है, गाल्जी का ये। क्वेश्चन नंबर 27, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग का वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है फलेरिया रोग का वाहक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, फलेरिया रोग का वाहक है। इसे जो है हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अच्छा, एक है दोस्तों मलेरिया, यह जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो है क्लिफेंटर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जो है 47 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, एक है दोस्तों टर्नर सिंड्रोम, ये क्या है दोस्तों? तो टर्नर सिंड्रोम में एक समान अंडा या शुक्राणु बनाता है जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। इससे उत्पन्न कोशिकाओं में 45 गुणसूत्र होता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम वाले कोशिकाओं में 45 गुणसूत्र होते हैं। एक है दोस्तों डाउन सिंड्रोम, ये क्या है दोस्तों? तो डाउन सिंड्रोम के कारण 21वां क्रोमोसोम के जोड़ा में एक अधिक गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें जो है टोटल 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें जो है अगर पुरुष की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें पुरुष में 45 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और महिला में 45 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखिएगा, पूछना है दोस्तों कि डाउन सिंड्रोम में पुरुष में कितना गुणसूत्र होता है? तो 45 प्लस एक्स वाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम वाले क्लिफेंटर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका यकृत नष्ट हो जाते हैं तो उसका यकृत जो है अधिक वसा को संग्रहित करता है, इसीलिए नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पादप है, यानी कीटभक्षी पौधा है? तो एक है दोस्तों ड्रोसेरा और एक नेफेंथीज, ये दोनों के दोनों जो है कीटभक्षी पादप है। एक और है दोस्तों जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया, ये भी एक कीटभक्षी पादप की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। अगर हम ड्रोसेरा की बात करते हैं दोस्तों तो यह अधिकांशतः जो है असम और मेघालय, ठीक है, असम और मेघालय क्षेत्रों में अधिकांशतः पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। सिकंदर लोदी द्वारा 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? बताइएगा। तो बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बिहार शरीफ। आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा जो है 1504 में किया गया था, आगरा शहर की स्थापना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 की ओर। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? बताइएगा। तो काले और लाल मृदभांड से, काले व लाल मृदभांड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या तृष्णा रूपी अग्नि का समन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अच्छा, निर्वाण का अर्थ क्या है दोस्तों? निर्वाण का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल जाना, ठीक है, जन्म और मुक्ति के चक्र से मृत्यु मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 34, 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध किन यूरोपीय शक्ति के मध्य हुआ था? तो किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था, ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध, जो कि 1740 से लेकर के 48 में संपन्न हुआ था। कथा कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, ये सही है। लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी, ये भी सही है। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुआ था और नियमित जनगणना जो है 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे 36 की ओर। राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? राजसी उपाधि अधिनियम जो है
1876 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजसी उपाधि अधिनियम 1876 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो यह तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्णदेवराय की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका संबंध तुलु वंश से है। ठीक है, इनका संबंध किस वंश से? तुलु वंश से है। इन्होंने जो है तेलुगु भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में विद्वता हासिल भी की है। इनके द्वारा तेलुगु में एक ग्रंथ है दोस्तों, एक तेलुगु में ग्रंथ है जिसका नाम है अमुक्ता माल्याद। ठीक है, और एक संस्कृत में ग्रंथ है जिसका नाम है जाम्बती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना किया था कृष्णदेव राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई थी? तो दीवानी अधिकारिता जो है 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया गया था। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को ही इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था दोस्तों। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था। ठीक है, सेकेंड संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 के। इसी संधि के तहत जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित घटनाक्रम को कालानुक्रम सही रूप में व्यवस्थित करें। कहता वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था, 1502 में आया था। ठीक है, अंग्रेजी व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा 1599 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुआ था। तो अब आप इसको जो है कालानुक्रम में बैठा सकते हैं दोस्तों। 1 2 3 तो रेगुलर हो जाएगा दोस्तों, फिर 5 और 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो तुलसीदास के द्वारा जो है गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, ये सभी का लेखक तुलसीदास है, जबकि साहित्य रत्न जो है नहीं लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 41। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। सातवाहन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? सातवाहन का पैठान हो गया। ठीक है, सातवाहन का पैठान एक है दोस्तों कदम, क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? कदम का बनवासी हो जाएगा। चंदेल का महोबा और सुंग का हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बताइएगा बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? तो लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था दोस्तों। बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था 2006 में। इस अधिनियम के तहत जो है लड़कियों की आयु यानी गर्ल की आयु जो है 18 वर्ष कर दिया गया था और बॉय की आयु जो है 21 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 की ओर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। सही है। वारेन हेस्टिंग्स ने इसके बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। गलत है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने अस्वीकार नहीं स्वीकार किया था। ठीक है, इस सोसाइटी ने भागवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन की सहयोग किया था। ये भी सही है। अतः 1 और 3 क्या है दोस्तों? सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया था? तो सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास अनटू द लास्ट से किया था। अनटू द लास्ट, इसका लेखक कौन है दोस्तों? रास्किन बॉन्ड है। ठीक है, रास्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ठीक है, या फिर जॉन रास्किन कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जॉन रास्किन का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 45। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ओटोमान साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी?
जिन्होंने ऑटोमान साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप से दिया और जिसमें खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। कौन सा संधि है? तो सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि कब हुआ था दोस्तों? 1920 में हुआ था। ठीक है, सेवर्स की संधि। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 1914 में संपन्न हुआ, स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। इसका तत्कालिक कारण है दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जिसे हम लोग कह सकते हैं सेरोजोवा हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 46 की ओर। काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? ठीक है, काकोरी ट्रेन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। इसमें बचाव समिति का गठन का अध्यक्षता जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? बताइएगा दोस्तों। पांडे वंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में पांडे वंश का उल्लेख किया। उसमें उन्होंने लिखा कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के शासक एक महिला शासक द्वारा संचालित होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, चीनी यात्री फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह स्थित है। तो यह अस्पताल जो है पाटलिपुत्र में अवस्थित है। ठीक है, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं दोस्तों, मिलान करना है। भीमबेटका की गुफा कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल जो है तमिलनाडु, जिसे महाबलीपुरम कहते हैं दोस्तों, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। हम्पी जो है कर्नाटक में, या मानस जो है असम में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मिलान करना है दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने किया था। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान के मूल संरचना का भाग है? भारतीय संविधान के मूल संरचना का भाग संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावी पहुंच और संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है दोस्तों। कहता किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। क्या यह सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। सॉरी, ये गलत है दोस्तों, सही नहीं है, गलत है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से कर सकता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कहता है कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों के दोनों कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक था। लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में लेखानुदान जो है सरकार के द्वारा निश्चित अवधि के लिए सिंचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंचित निधि का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 266 में किया गया दोस्तों, जबकि आकस्मिकता निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267 में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं? तो ग्राम शक्तियों में जो है ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, शराब के उत्पादन आसवन निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, स्थानीय विवादों को समाधान करने का अधिकार, ये सभी जो है कार्य प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? बताइएगा दोस्तों।
तो भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ठीक है। इसका वर्णन संविधान का अनुच्छेद 143 में है, यानी 143 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसका गठन जो है 1950 में हुआ था और अनुच्छेद 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 के 2 के तहत होता है और इसको हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 124 के 4 के तहत है। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें दोस्तों तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। तो इसका गठन जो है सरकारिया आयोग की सिफारिश पर जनता दल सरकार के द्वारा 1990 में किया गया था। याद रखिएगा, किसकी सिफारिश पर? तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर और जनता दल के सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनने का प्रावधान किया गया? किसके साथ दोस्तों? तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, इस अधिनियम को जो है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1919 के अधिनियम से दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन। 1861 के अधिनियम से दोस्तों गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था तथा 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है अंत हो गया था और भारत में जो है राज सचिव का नियुक्ति और 1858 के तहत ही किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान के द्वारा समावर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर कनाडा के संविधान से बात करते हैं दोस्तों तो इसके द्वारा संघात्मक विशेषता लिया गया है। संघात्मक विशेषता लिया गया है। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं दोस्तों तो संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था, ये दोनों जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर फ्रांस के संविधान की बात करते हैं दोस्तों तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 60 की ओर। जिला आयोजन समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जिला आयोजन समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले, पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास रूपरेखा में परिणत करना है। ये सही है दोस्तों। कहता इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण में पंचायत और नगरपालिकाओं के हितों को ध्यान रखना। इस समिति का अध्यक्ष कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक हो जाएगा। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम है। ठीक है, तो सबसे अधिक तरलता होता है दोस्तों M1 का। ठीक है, M1 से कम M2 का, M2 से कम M3 का, M3 से कम M4 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो कहता है फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति का दर और बेरोजगारी के दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम जो है क्या है दोस्तों? बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, अनुदान, मांगों पर मतदान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है। ठीक है, अगर बिहार में लिंगानुपात की बात करते हैं केवल दोस्तों तो लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 918। बाल लिंगानुपात 935, लिंगानुपात 918।
सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में लिंगानुपात 972 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला बात करते हैं दोस्तों तो हरियाणा है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 834 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 65। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। ठीक है। इसके तहत शिक्षा, वन, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 66। अपस्फीति। अपस्फीति क्या है दोस्तों? जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाती है, उसे अपस्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। बरहमी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बरहमी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज और सतत विकास, तेज और अधिक समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। बरहमी पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर के 17 तक चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तेज और अधिक समावेशी सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 68। लकड़वाला समिति का संबंध किससे है दोस्तों? लकड़वाला समिति का संबंध गरीबी रेखा के आकलन से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो बिहार के जो है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल की सीमा जो है नेपाल से लगता है। ठीक है, नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 70। 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन था? तो 1912 के पहले जो है भारतीय गवर्नर के रूप में सर सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बिहार के पहले गवर्नर की बात करें दोस्तों कि बिहार के पहले गवर्नर तो जय रामदास दौलत राम था। यह गवर्नर के रूप में स्वतंत्रता यानी आजादी के बाद बना था, 1947 के बाद बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। प्राचीन भारत में सीखने का प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। बताइएगा दोस्तों पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के संस्थापक 750 ईस्वी में गोपाल ने किया था। ठीक है, गोपाल ने किया था। वो दंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी गोपाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 72। संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता के रूप में सिद्धू और कान्हू थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1855 से 56 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73। बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। कथा यदुनंद शर्मा बिहार किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। अच्छा, नीचे कह रहा है दोस्तों कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यदुनंद शर्मा बिहार किसान सभा का एक प्रमुख नेता थे, बिल्कुल सही है। ठीक है। जमुना कागजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, ये गलत है दोस्तों। जमुना कागजी जो है यह जो है दरभंगा से संबंधित थे, ये किसान आंदोलन में सहायक थे। राहुल शंकर यादव ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार के योगदान किया था, सही है। कल्याणन शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े थे, ये भी सही है। अतः केवल 2 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण ने कार्य किया था। जयप्रकाश नारायण। बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र में जो है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों तो यह भारत में लगभग 22% भाग पर पाया जाता है। इसमें पोटास की बहुलता अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 तरह के होते हैं, एक होता है दोस्तों बांगर जलोढ़ मिट्टी, एक होता है खादर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो नई जलोढ़ मिट्टी होता है उसको खादर कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे बांगर कहते हैं। काली मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है। इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगर लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है चाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये इसमें जो है चाय की खेती होता है। इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 76, अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कहता यह बिहार के कैमूर पठार में स्थित है, सही है। सोन नदी के बाढ़ मैदान से जुड़ा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है, ये भी सही है। अतः 1 और 3 क्या है दोस्तों, सही है। देखिएगा 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 77, बिहार में अबरख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अबरख प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाया जाता है, ये सही है दोस्तों। बिहार के नवादा में अबरख के भंडार है। अबरख मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदानी भाग में पाया जाता है, जो कि गलत है। बिहार के अबरख पेटी झारखंड तक फैला हुआ है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा सही नहीं दोस्तों, कहता है मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी बाढ़ मैदानों में पाए जाते हैं, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगर सही वाला देखते हैं दोस्तों तो वे दक्षिण बिहार पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसकी मौसम पत्तियां झड़ती है, वे रोहतास कैमूर जिलों में पाए जाते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बिहार विधानसभा की पहली बैठक जो है 1913 में हुआ था। बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 में। अब आप मिला सकते हैं दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो क्या हो जाएगा, क्रम में 2, 1 और 3 हो जाएगा। 2, 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 80 की ओर। ठीक है, 80 में क्या कह रहा है, बिहार में किस जिले की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। बिहार में किस जिले की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है दोस्तों, तो कैमूर और भाभुआ की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने निम्न में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है। किसके साथ किया है दोस्तों, तो एयरटेल के साथ समझौता किया है। ठीक है, एयरटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हैरात फेस्टिवल किस हिंदू त्योहार से जुड़ा है। तो हैरात फेस्टिवल जो है, जो कश्मीर में मनाते हैं कश्मीरी पंडित के द्वारा, यह महाशिवरात्रि से संबंधित है, महाशिवरात्रि से। हाल ही में प्रसिद्ध ओडिया कवि रामाकांत रथ का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इसको इनकी कीर्ति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 1992 में जो है इसको सम्मानित किया गया था या फिर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 85, 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। किसने किया है दोस्तों, तो इक्वाडोर ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इक्वाडोर ने। क्वेश्चन नंबर 86, प्रथम औद्योगिक संवाद 2025 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया गया है। तो प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद का आयोजन जो है कहाँ किया गया दोस्तों, बताइएगा। बंगलुरु में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बंगलुरु में। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया गया है। तो जय हिंद योजना का शुरुआत अनुसूचित जनजाति के द्वारा किया गया है, अनुसूचित जनजाति के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 88 में आते हैं, वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सी है। तो सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया है। तो सबसे अधिक खर्च जो है राज्यों के कर और शुल्कों में हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 2024-25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो अनुमान लगाया है दोस्तों 3.2% और 3.3%। निम्न में से किस लेखक ने अपनी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक का विमोचन सितंबर 2025 में किया गया है। तो सितंबर 2025 में अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अरुंधति राय की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका एक उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनके लिए जो है अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की? देश की पहली योग नीति का शुरुआत जो है उत्तराखंड में किया गया। देश की पहली योग नीति का शुरुआत उत्तराखंड में। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों का विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? तो 43 से घटकर 28 हो गई है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है बिहार में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, श्री नीतीश कुमार के द्वारा हमारे पलटू राम, जो कि बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? तो बिहार सरकार द्वारा जो है 6 से लेकर 8 कक्षा तक कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य किया है। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो बिहार में लिंगानुपात जो है 891 बताया गया है। ठीक है, यह लिंगानुपात जो है पंजीकरण प्रणाली के आधार पर 2022 के डाटा के आधार पर बताया गया है। ठीक है, 891। अब वर्तमान में बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? ये अभी इसके पहले हम लोग देखे थे तो 935 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिंगानुपात दोस्तों, सॉरी हम गलती बोल दिए, बाल लिंगानुपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है पटना में किया गया। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो जल जीवन हरियाली मिशन की अवधि 2025-26 से बढ़ाकर 2028 तक कर दिया गया है। 2025 में 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? ये फिलहाल दरोगा में पूछा गया था दोस्तों, 2 शिफ्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। तो मोहन लाल को प्रदान किया गया है। ठीक है, एक जो है दरोगा में फिलहाल 2025 में दरोगा के जो है 4th शिफ्ट में, एक जो है 2nd शिफ्ट में होगा, देख लीजिएगा दोस्तों, पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, देश का पहला चीता सफारी निम्नलिखित में किस उद्यान में शुरू किया गया है? तो देश का पहला चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।